हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा जो जो हमारे चैनल पर नए या पहली बार जुड़े हैं। तो दोस्त, आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये साइंस का है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। और बता दें, क्लास 10th का है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आप लोगों से यही एक अनुरोध है कि यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो चुकी है, हम पहले ही मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, साइंस का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं वो जो भी आप पढ़े होंगे या अपने ट्यूशन या कोचिंग में या स्वतः अपने से या चैनल के माध्यम से, तो उसमें जो भी आपको याद होगा तो अब आप लोगों के समक्ष मॉडल पेपर लेकर आए हैं। यानी समझिए तो एक तरह का आपका एग्ज़ाम सीरीज चलेगा, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चन पहले से आएगा आपको कमेंट बॉक्स में आंसर डालते जाना है, ताकि पता लगे कि हमारे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं उसे इस क्वेश्चन का कितना आंसर मालूम है और कितना लेवल में है। और ख़ुद अपने से भी आंक सकते हैं कि आपको कितना पता है, ठीक है। और उसके अनुकूल अभी तैयारी करना है। अभी आपका अब महीना मत गिनिए, 3 महीना आपका दिन बचा है, बस 90 दिन, ठीक है। आपका यानी काउंटिंग चालू होगा अब उल्टा। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देर करते हुए फर्स्ट नंबर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सूर्य तथा, ध्यान से देखिएगा, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नाभिकीय संलयन। उसके बाद है कि निम्न में कौन दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण सूत्र जैसा कि आप लोग को मालूम भी होगा, तो आप लोग फटाफट ऑप्शन ए या बी दीजिएगा इसे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और ये वाला जो आप देख रहे हैं सेम टू सेम, यदि माइनस रहेगा तो वह लेंस का होगा, और यदि दोनों प्लस में ही हो, सूत्र में प्लस हो, तो वह दर्पण होगा। सीधा याद रखिएगा, ठीक है। तो यह लेंस सूत्र है और यह दर्पण सूत्र। अगला, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है कहाँ। तो इसका राइट आंसर होगा जंगलों में। जंगलों में, जैसा कि आपको बता दें टिंडल प्रभाव होता क्या, जंगल में जब आप गए होंगे तो ध्यान से देखिएगा, जब धूल कण उड़ेगा तो आपको ऊपर से सूर्य का प्रकाश एकदम दिखाई देगा कहाँ आ रहा है। या फिर जिसका खपड़ैल का घर होगा या फिर जो यानी फूस का घर होगा, तो उसमें देखिएगा नीचे यानी कि बच्चा बच्चा खेले होंगे कि ये पैसा ऊपर से सूर्य का किरण जब पड़ता है गोल जैसा, तो उसमें जब आप झांकिएगा और गर्दा वैसे उड़ाइएगा तो आपको दिखेगा कहाँ सूर्य का किरण किस डिजाइन से आ रहा है। वही है आपका टिंडल प्रभाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत पर, याद रखिएगा। और यदि देखिए यहाँ आपको ट्रिक दे दे, यदि कोई चीज़ आभासी दिखता है पहले या बाद में, या फिर टिमटिमाता हुआ दिखता है, या फिर छोटा या बड़ा दिखता है, तो उसका मेन रीजन होता है अपवर्तन। याद रखिएगा क्या रीजन होता है, अपवर्तन, ठीक है। और यदि किसी का भी कलर की बात किया जाए, रंग की बात किया जाए, तो वह याद रखिएगा प्रकीर्णन के सिद्धांत के अनुसार होता है। तो चूंकि यहाँ सवाल है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वह अपवर्तन के सिद्धांत पर। याद रखिएगा दोस्त, ये चैनल केवल आपको आंसर ही नहीं देगा बल्कि अलग ही फैक्ट जो होगा उससे रिलेटेड या फिर समझाने का तरीका वो भी बताया जाएगा, ठीक है। जिससे कि हमारे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं उन्हें कोई और दिक्कत ना हो और रटने से दूर रहें। अगला, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह क्या होता है। तो इसका राइट आंसर वास्तविक और उल्टा है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि देखिए, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस याद रखिएगा सदैव वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और याद रखिएगा जब वास्तविक और उल्टा बनेगा तभी आपको दिखेगा, आभासी और सीधा आपको कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अगला सवाल है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 2 एम्पियर, ठीक है। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला, किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कुंडली। कुंडली आप किधर से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, कुंडली माने क्वाइल जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। अगला है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है वह क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक। चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 9 नंबर का फैराडे, माइकल फैराडे। चलिए दोस्त अगला है, एक उत्तल लेंस होता है क्या। तो इसका राइट आंसर देखिए, उत्तल लेंस आप डिजाइन देखिएगा तो इस तरह से, यानी कि ये उत्तल लेंस हुआ, यानी कि बीच में मोटा और किनारे में देखिएगा पतला। तो बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा ये गलत है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा ये सही हो जाएगा, ठीक है।
और अवतल लेंस ऐसा होता है, यानी कि सेम उसका उल्टा, यानी कि किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है, यानी कि बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा। ठीक है, आप फिगर को याद रखिए, परिभाषा को नहीं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अवतल लेंस, ध्यान से सुनिए, अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है एम बराबर वह क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का V/U, ये वाला V/U वाला। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो आप 12 नंबर को क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आप पढ़े भी होंगे। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा R/2F। ठीक है, मानव नेत्र में क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में कहाँ बनाता है? तो रेटिना या दृष्टि पटल पर, याद रखिएगा। चलिए आगे निकलते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत जो है नहीं है? तो लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला भी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं। तो राइट आंसर नाभिकीय ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, यानी बायोगैस का। चलिए अगला देखेंगे हम लोग सवाल। तो अगला सवाल है दोस्त, एथेनोइक अम्ल की सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को और क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 18 नंबर का एसिटिक अम्ल। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का राइट आंसर सी, यानी कि 7। और वैसे याद रखिएगा 8 होता है। ठीक है, 8 कैसे होता है? सारे गामा सा जो शुरू का है उसे लास्ट में भी काउंट किया जाता है। तो इस प्रकार से रियल में 7 है, लेकिन ऐसे 8 होता है। ठीक है, लेकिन आपको 7 ही लगाना है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ेंगे। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है? तो इसका राइट आंसर 20 नंबर का राइट आंसर धीमी पड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? देखिएगा Cu+O2, ये देखिए दो अलग अलग तत्व है और दोनों अलग अलग तत्व मिलकर एक कोई तत्व या यौगिक बना। तो ये देखिए, अगर अभिक्रिया कौन सा है तो ये एक संयोजन अभिक्रिया, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि आखिर निम्न में कौन सा भाषा सही होगा। तो आपको पढ़ने से मालूम चलेगा दोस्त कि कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, जिसमें कि ऑक्सीजन संयोग कर लेता है वह ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर कॉपर का ऑक्सीकरण। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा श्वेत, यानी उजला। अगला समीकरण CaCO3 देखिएगा ध्यान से, यानी कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, बस आंसर आपका तुरंत रेडी हो जाएगा। एक तत्व देखिए क्या हुआ, उधर टूट के दो यानी कि बन गया है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वियोजन। ठीक है, जिसमें कि एक तत्व अलग अलग खंडों में बट जाता हो, फूट जाता हो, तो वह वियोजन हुआ। और जिसमें कि वही उल्टा होता है, दो या दो से अधिक तत्व जब जुड़ के एक बनता है तो वह संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा तो इसका ए वियोजन। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आप परिभाषा भी याद रखिएगा दोस्त। अगला है कि सेम वही क्वेश्चन है, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो 24 नंबर का राइट आंसर आपको बता दें Fe3O4। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? और याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी VVI क्वेश्चन इसी को बोला जाता है। ठीक है, ये हर एग्जाम में आता है और हर साल हर वर्ष आता है। ठीक है, तो इसको आप लोग भली भांति से जानते होंगे और याद भी कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? 26 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? देखिए बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट को ही कहा जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो NaHCO3 बेकिंग पाउडर। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो देख रहे हैं ये सोडियम कार्बोनेट है, और इसमें जब Into10H2O लग जाता है तो वह बन जाता है वाशिंग सोडा, यानी वाशिंग पाउडर। ठीक है, अगला निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। अगला दोस्त कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग कभी नहीं करता है? तो गोल्ड, क्योंकि आप देखते होंगे कि जब सोना जो हम लोग पहनते हैं प्रायः वो उसमें कभी जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो वह ऑक्सीजन के साथ संयोजन कभी नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा, गोल्ड यानी सोना।
अगला शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो राइट आंसर 24 कैरेट का। वायुमंडल में CO2, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट, ये इम्पोर्टेंट है। और आपका वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है, तो 0.03%, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला दोस्त कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड समूह ये एक क्रियाशील मूलक है, तो इनमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आप लोगों का 32 का बी होगा, यानी COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की कितनी संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी, यानी 3। आवर्त सारणी में कितने आवर्त, यानी 36 पंक्तियों, देखिएगा पृथ्वी के समक्ष समांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो उसी प्रकार आवर्त सारणी में एक देखिएगा ऐसे वाला होता है और एक ऐसे वाला होता है, ठीक है। तो ऐसे वाला देखिएगा 18 गो होता है, ठीक है, और ऐसे वाला जो है वह 7 गो ही होता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर वही, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, 7, और ये ग्रुप यानी समूह कितने हैं, वर्ग 18। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में क्या बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जायगोट, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्त आगे बढ़ेंगे हम लोग। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जीन प्ररूप या जीनोटाइप। अगला है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है, मैदानी याद रखिएगा, मैदान में जो रहता है उसमें तृतीयक यानी उपभोक्ता कौन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 नंबर का आपका सर्प यानी सांप, ठीक है। अगला है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है, तो रक्त में जब आयरन की कमी हो जाएगा दोस्त, तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 38 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा एनीमिया, यानी आपको जब रक्त में आयरन की कमी होगा तो एनीमिया रोग से आप ग्रसित होंगे, ठीक है। और बात कर लें मधुमेह का, मधुमेह आपको इंसुलिन नामक हार्मोन की जब कमी होगा तो आपको मधुमेह होगा। अगला है कवक में पोषण की कौन सी विधि है, ध्यान से देखिए कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 39 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्त वह हो जाएगा मृत जीवी, ठीक है। ऑक्जिन क्या है, तो ऑक्जिन एक हार्मोन है, और बता दें कौन सा हार्मोन है, तो ये एक पादप हार्मोन है, ठीक है, याद रखिएगा पादप हार्मोन। मौनम में डायलिसिस थैली कौन है, तो इसका राइट आंसर नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा नेफ्रॉन। चलिए दोस्त आगे चलते हैं हम लोग। भोजन का पचना, ध्यान से देखिएगा, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको यहाँ बता दें भोजन जो पचता है वह कौन सा अभिक्रिया के समरूप होता है, तो इसका राइट आंसर उपचयन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, जब मादा युग्मक और नर युग्मक का संलग्न होता है तो क्या कहलाता है, इनमें देखिए किण्वन, गलत आंसर, बौनापन, ये भी गलत, मधुमेह, ये भी गलत, यानी इनमें से कोई सही नहीं है, बल्कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं पता है, निषेचन कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त, निषेचन, ठीक है। तो इनमें कोई नहीं है, यानी कि इसमें मारना है, ठीक है। 43 नंबर का अगला, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा पपीता, पपीता में दोनों सेम होता है, एक लिंगी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वह होता है यीस्ट में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है, यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको एक साथ कराएंगे और ट्रिक भी देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है, ये दोनों सेम, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है दोनों, ठीक है। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मलेरिया कौन सा मच्छर को काटने से होता है, मादा एनोफेलस से। कभी नर मच्छर जब काटेगा तो आपको मलेरिया नहीं होगा। एनोफेलस मच्छर होता है एक प्रजाति है मच्छर का, उसमें भी कौन, नर नहीं, मादा एनोफेलस काटेगी तब आपको मलेरिया होगा, ठीक है। तो यह सवाल क्या है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है मादा एनोफेलस वह किस तरह के जल में पाया जाता है, तो इसका एकदम आँख कान मूंद के गंदा जल मारिएगा। अब बताइएगा कि आँख कान मूंद के तो आप बोल दिए, लेकिन सर कैसे जानेंगे, तो आपको यहाँ हम ट्रिक दे रहे हैं, ठीक है।
देखिए, दो मच्छर है और दो तरह का रोग उत्पन्न करता है। तो एक मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर है और एक डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर है। तो दोस्त याद रखिएगा कि मुँह से, देखिए मलेरिया हुआ ना, तो मुँह से मैला भी होता है, आप लोग जैसा जानते होंगे, मैल मना गंदा। तो मुँह से मलेरिया, मुँह से मैल यानी गंदा जल में, और उसके बाद जो बच गया डेंगू तो वह साफ जल में। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन भी दिया है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो यह साफ जल में उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रिक भी दिए और बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगला, ओजोन परत पाई जाती है किसमें, तो ओजोन परत का राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्त, स्ट्रेटोस्फीयर में ये ओजोन परत पाई जाती है। और आपको बता दें दोस्त, कोई भी सब्जेक्ट यदि आपको पढ़ना हो, चाहे वह कोई भी क्लास का हो, ध्यान दीजिएगा, कोई भी सब्जेक्ट कोई क्लास का आपको पढ़ना हो, और यहाँ तक कि इंग्लिश स्पोकन, जीके या कोई भी चीज़ आपको पढ़ना हो, तो इस चैनल में सभी चीज़ अपलोड किया जाता है और बहुत सारा तो हो चुका। और हाँ, याद रखिएगा, ये चैनल इम्पोर्टेंट मुख्य रूप से क्लास 10 और क्लास 12 के लिए। ठीक है, तो हमारे जितने भी भाई बहन हैं वो लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक। और इतना दावा करते हैं कि हर सब्जेक्ट का 5 सेट मॉडल सेट का देंगे, और वो जब आप पढ़ लीजिएगा तो इतना गारंटी के साथ कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर से नहीं छूटेगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन का जवाब आप भर के आइएगा और बहुत ही उत्साहित होकर आइएगा, इतना दवा के साथ कहते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, शांत माहौल, शांत जगह पे और शांत समय में आपको ये पढ़ना है। ठीक है, 15 से 20 मिनट जो भी लगे, आप लोग ध्यान से इसे सुनिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम हो तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जाते जाते यही कहेंगे, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद ही यहाँ से जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसी तरह मॉडल पेपर के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।